बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू रेडियो में खुशामदीद। वो इंतहाई नफासत से सारे फूलों के गुलदस्ते से जा रहा था। उसकी दुकान उस वक्त फूलों की तरह तरह की मुख्तलिफ और दिलफरेब खुशबुओं से महकी हुई थी, जो दिलो दिमाग और रूह को तरोताज़ा कर रही थी। वो ताज़ा फूलों को बड़ी महारत से छोटे बड़े साइज़ के गुलदस्तों में सजा रहा था। गो के आज उसका दुकान पर पहला दिन था, लेकिन इससे पहले भी तो वो फूल बेचता रहा था। फ़र्क सिर्फ ये था कि पहले वो पैदल चलकर बेचता और आज उसने अपनी मेहनत और लगन से ये दुकान बना ली थी। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होता था कि उसने उसे इस काबिल बनाया था, उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने दी। पहले तो वो सारा दिन फूल लिए फिरता रहता, मगर सारा दिन फिरने के बावजूद भी उसकी मजदूरी इतनी नहीं होती थी कि वो 2 वक्त का खाना ही खा सकता। मगर अब उसे यकीन था कि आज से उसकी अच्छी खासी मजदूरी हो जाया करेगी। उसने दुकान जिस जगह बनाई थी उसके एक तरफ गर्ल्स कॉलेज था और दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट था। उन दोनों के दरमियानी फासले में यह किदरे वीरान जगह थी जहाँ पर उसने ये दुकान बनाई थी। खुदा का लाख लाख शुक्र था और इसके बाद उस मेहरबान शख्स का जो इस जगह का मालिक था। उसने ये जगह उसको बगैर किसी उजरत के सिर्फ ये कहकर दे दी थी कि इस जगह को हमेशा फूलों की खुशबुओं से महकाए रखना। आज से 3 हफ्ते पहले की बात थी, जब वो इंतहाई खस्ता हाल में था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो सारा दिन फूल उठाए फिरता रहता, मगर कोई भी उससे फूल नहीं खरीदता था। चलते चलते वो थक हार कर उस जगह पर बैठ गया था और अपनी किस्मत पर रोने लगा था। वो एक गरीब घराने में पैदा हुआ था, मगर उसका बाप बहुत मेहनती आदमी था। उसके बाप का फूलों का बहुत बड़ा बाग था, जो उसने घर के चारों अतराफ में लगाया हुआ था। बाग के बीचों बीच उनका छोटा सा 2 कमरों का घर था, जिसमें वो अपने माँ और बाप के साथ रहता। उसका बाप रोजाना बाग से ताज़ा फूल तोड़ता, फिर उनको इकट्ठा करके बेचने चला जाता। जब वापस आता तो उसके पास इतने पैसे ज़रूर होते कि एक आधा हफ्ता आसानी से गुजर जाता। वो ये बात कह सकता था कि उसका बाप फूलों का कामयाब कारोबार करता था। उनके घर में कभी किसी चीज़ की तंगी नहीं हुई थी। उसके बाप ने हमेशा उसको और उसकी माँ को खुश रखने की भरपूर कोशिश की थी। अक्सर वो भी बाप के साथ फूल बेचने चला जाया करता। उसका बाप जगह जगह फूल लेकर फिरने के बजाय एक मखसूस जगह पर जाकर खड़ा हो जाया करता और फिर शाम तक वहीं खड़ा रहता। फिर मगरिब के बाद घर चले जाया करता। उसको अपने बाप के साथ जाना बहुत पसंद था। पूरा दिन वो फूलों की खुशबुओं के हिसार में महका रहता। उसे बाप के साथ जाकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता। यूं ही करते करते वक्त गुजरता गया और उसकी उम्र स्कूल जाने की हो गई थी। उसका बाप उस दिन काफी देर तक बाहर रहा था। जब वापस आया तो उसकी माँ के हाथ पर कुछ पैसे रखे और कहा कि कल वो उसे स्कूल में दाखिल करवाए। उसका बाप चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा और कामयाब आदमी बने, ताकि उसको एक अच्छी नौकरी मिल सके। मगर उसे तो हमेशा से बाप का कारोबार पसंद था। वो यही कारोबार करना चाहता था। माँ ने अगले दिन जाकर स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया था, लेकिन उसका स्कूल में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। उसे हर वक्त अपने बाप की याद सताती रहती। पहला हफ्ता तो उसने दिन गिन गिन कर गुजारे थे। उसने शुक्र किया था कि एतवार का दिन आया। उस दिन वो मामूल से जरा जल्दी जा गया था ताकि अपने बाप के साथ जा सके। उसकी माँ और बाप उसकी जल्दबाजी देखकर मुस्कुरा दिए थे। नाश्ते के बाद दोनों बाप बेटा एक दूसरे के हमरा घर से बाहर निकल गए। उसका बाप आज भी बस एक ही जगह पर खड़ा हो गया था। पूरा दिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया था। मगरिब से जरा पहले का वक्त था जब वो मायूस होकर एक तरफ को बैठ गया था। पूरा दिन गुजरने के बाद भी उन्होंने 1 रुपया तक नहीं कमाया था, मगर उस वक्त भी उसके बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जो मगरिब का वक्त करीब आया, उसके बाप की मुस्कुराहट बढ़ती गई। कुछ ही देर के बाद एक औरत आई जो सारे के सारे फूल एक साथ खरीद कर ले गए। 2 मिनट का खेल था। जो फूल 10 घंटे में भी नहीं बिके थे, वो 2 मिनट में सारे के सारे बिक गए थे। उसके बाप ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर पैसे जेब में डालने के बाद उसे साथ लिए घर की तरफ चल पड़ा। हर एतवार ऐसा ही होने लगा। हर एतवार वो बाप के साथ जाया करता। पूरा दिन वो और उसका बाप यूं ही खड़े रहते, कोई ग्राहक ना आता और शाम होते ही उसके बाप के सारे फूल एकदम से बिक जाया करते। जो वो बड़ा हो रहा था, उसने चीजों को समझना शुरू कर दिया था। उसे बाप का ये कारोबार अजीब सा लगने लगा था। सारा दिन उसका बाप एक ही जगह पर यूं ही खड़ा रहता, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। और जो शाम के साए गहरे होते,
اس کے باپ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اور عجیب سی چمک آ جایا کرتی جو اندھیرا پھیلنے کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی، اور پھر اچانک کہیں سے اس کے باپ کے گاہک نمودار ہوتے اور پلک جھپکتے ہی سارے پھول ایک ساتھ خرید کر اچانک ہی غائب ہو جایا کرتے۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے باپ سے اس بارے میں پوچھنا چاہا تھا کیونکہ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں بیٹھتی تھی، مگر اس کا باپ ہر مرتبہ ہی اسے ٹال جایا کرتا۔ اس کا باپ اسے کہتا کہ کچھ باتیں راز کی ہوتی ہیں جنہیں راز ہی رہنے دینا چاہیے، تم بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کسی نہ کسی کو رزق کا وسیلہ بنا رکھا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا باپ کون سی مخلوق کی بات کرتا ہے۔ بس اس کا باپ کہتا کہ کچھ بھید کھلنے کے نہیں ہوتے، اس لیے انہیں بھید ہی رہنے دینا چاہیے۔ اس لیے اس نے اس دن کے بعد چاہتے ہوئے بھی کبھی اپنے باپ سے کچھ نہیں پوچھا تھا، بس وہ چپ چاپ محسوس کرتا رہتا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ سارے خریدار جو شام کے وقت آتے ہیں وہ سب کے سب اس کے ابا کے دوست ہیں، جو شام ہوتے ہی اس کے باپ کے پاس چلے آ جاتے اور اس کے ابا سے مہنگے داموں پھول خرید کر لے جاتے۔ دوسری طرف وہ بات جو اس نے عجیب سی محسوس کی وہ یہ تھی کہ اس کے باپ کے پاس جو پھول ہوتے تھے وہ شام تک بالکل ایسے ہی تر و تازہ ہوتے جیسے صبح باغ سے توڑتے وقت ہوتے تھے۔ اس کے باپ کے باغ کے پھولوں پر ذرا بھر بھی مرجھاہٹ نہیں ہوتی، پھول 3 دن تک بالکل فریش رہتے، حالانکہ ویسے تو پھول ٹہنی سے ٹوٹنے کے بعد تقریباً 6 سے 8 گھنٹوں کے اندر ہی مرجھا جاتے ہیں۔ ان کو فریش رکھنے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں کی جاتی ہیں، مگر اس کے ابا کے پھول بغیر کسی ترکیب کے تازہ دم حالت میں رہتے۔ وہ چپ چاپ ساری باتیں نوٹ کرتا جاتا اور گھر آ کر ساری باتیں ماں کو بتاتا۔ ایک دن وہ اسی طرح گھر آ کر دن بھر کی ساری رودات اپنی ماں کو سنا رہا تھا، جب اس کی ماں ایک دم بدک کر اس سے اٹھ کر دور ہوئی تھی، جیسے اس نے کوئی نادیدہ چیز دیکھ لی ہو۔ اسی وقت اس کا باپ بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جب یوں بیوی کو ہراساں نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پایا تو ایک دم سے بیوی کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، تو اس کی بیوی ٹرانس کسی کیفیت میں ایک طرف کو دیکھنے لگی، پھر اس کے شوہر کے جھنجھوڑنے پر چونک کر ہوش میں آئی اور سوالیہ نظروں سے اسے اور اس کے باپ کو دیکھنے لگی، پھر بنا کچھ کہے کچن میں چلی گئی۔ پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا۔ اس کی ماں دن بدن عجیب سی ہوتی جا رہی تھی، بیٹھے بیٹھے کہیں خلا میں کھو سی جاتی، کبھی کبھی اکیلے میں خود سے باتیں کرنے لگتی اور کبھی کبھی گھنٹوں باغ میں جا کر بیٹھی رہتی۔ پھر جب اس سے کچھ پوچھا جاتا تو اسے کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں۔ کبھی کبھی وہ خود کو اس قدر بے بس محسوس کرتی کہ رونے لگتی تھی۔ اس کا باپ اس کی ماں کو بہت سمجھاتا رہتا، لیکن اس کی ماں خود کو ذہنی مریضہ سمجھنے لگ گئی تھی۔ اس نے اپنے ذہن میں طرح طرح کے وہم پال لیے، جس پر اس کا باپ بھی بہت پریشان رہنے لگا۔ اس کی ماں کی حالت دیکھ کر آس پڑوس اور محلے والوں نے بھی اس کے باپ کو کہا کہ اس کی ماں کو کسی پیر یا عامل کے پاس لے کر جائیں۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ اس کی ماں پر کوئی سایہ ہو گیا تھا۔ اس کے ابا نے حالات کے پیش نظر ایک عامل سے بات کی، کیونکہ وہ اس کی اماں کی روز بروز بگڑتی حالت دیکھ کر بہت ڈر گئے۔ ویسے تو کبھی کوئی نقصان کی بات نہیں ہوئی تھی، مگر اس کی ماں کو اپنی یادداشت پر کنٹرول نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں بہت سے وسوسوں میں گھر کر نہ صرف خود کے دماغ پر طرح طرح کی سوچیں سوار کر رہی تھی، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اس کے باپ کو بھی ڈپریشن کا مریض بناتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کی ماں بے حد خیال رکھنے والی ہو جاتی تو کبھی کبھی بالکل لا تعلق سی ہو جاتی۔ عامل بابا سے بات کرنے کے بعد اس کا باپ اس کی ماں کو لے کر عامل بابا کے پاس جانے لگا، مگر دروازے تک پہنچنے پر کچھ ایسا ہوا کہ جس سے وہ اور اس کا باپ دونوں بے حد بوکھلا گئے تھے۔ وہ لوگ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے تو اچانک سے اس کی ماں نے ایک زوردار چیخ ماری اور زور زور سے رونے لگی۔ وہ اور اس کا باپ حیران پریشان سے اس کی ماں کو دیکھ رہے تھے، جو روتے روتے غش کھا کر زمین پر گر پڑی تھی اور بے ہوش ہو گئی۔ ان دونوں باپ بیٹے نے لاکھ کوششیں کی، مگر اس کی ماں ہوش میں نہیں آئی تھی۔ دونوں باپ اور بیٹا بڑی مشکل سے اس کو کمرے میں لے کر آئے تھے اور پھر اسے لا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ دونوں پوری رات اس کے سرہانے بیٹھے رہے، مگر اسے ہوش نہیں آیا۔ اگلی صبح جب اسے ہوش آیا تو وہ بالکل نارمل تھی، اسے کل کے متعلق کوئی بات بھی یاد نہیں تھی۔ اس کے باپ نے پھر اسے عامل کے پاس لے جانا چاہا، مگر اس مرتبہ بھی اس کی ماں دروازے تک پہنچتے ہی بگڑ گئی تھی۔ سب نے اس کے باپ سے یہی کہا کہ وہ عامل بابا کو ہی گھر پر بلا لے۔ اس کے باپ نے یہی کیا تھا اور اگلے ہی دن اس کی ماں کو بنا بتائے عامل بابا کو لے کر گھر پہنچ گیا، جو اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس غلطی کی قیمت اسے اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ عامل بابا کے علاج سے اماں تو ٹھیک ہو گئی تھی،
मगर अब घर के हालात बिगड़ने लग गए थे। काम ना होने के बराबर रह गया था। चंद ही हफ्तों में सारे का सारा बाग मुरझा कर रह गया। तमाम पौधे गल सड़कर मुरझा गए थे। बाग की जमीन ऐसे सख्त और बंजर हो गई थी जैसे न जाने कितने साल से काश्तकारी ना की गई हो, बल्कि ऐसे लगता जैसे ये जमीन कभी काश्त के काबिल थी ही नहीं। फूल ना होने की वजह से उसके बाप का कारोबार भी बिल्कुल बंद होकर रह गया। घर में फाकों की नौबत आ गई थी। उसका बाप सारा दिन काम की तलाश में फिरता रहता, मगर उसे कोई काम ना मिलता। वो थक हार कर रात गए वापस लौट आता और हर रोज अम्मा और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता कि उसे माफ कर दिया जाए। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे लोगों की बातों में आकर आमिल को घर पर नहीं लाना चाहिए था, मगर अब जो हो गया था सो हो गया था। अब गुजरा वक्त तो वापस नहीं आ सकता था। उसकी माँ ने उसके बाप को माफ कर भी दिया था, लेकिन हालात फिर भी नहीं बदले थे। उसकी माँ ने वक्त गुजारी के लिए मोहल्ले से कोई ना कोई चीज मांग कर ले आया करती, जिससे 2 दिन बाद भी वो कुछ न कुछ खा लिया करते थे, मगर इससे वक्त कहाँ कटना था। आखिर उसकी माँ कब तक मोहल्ले वालों से मांग कर लाती और मोहल्ले वाले कब तक उन्हें देते रहते? कब तक वो दूसरों के हाथों की तरफ देखते रहते? उन्हें अपने गुजारे के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था, मगर यही मुश्किल थी कि करते तो आखिर क्या करते, कहाँ जाते और कहाँ से कमा कर लाते। किसी किस्म का कोई रोजगार का सिलसिला नजर नहीं आ रहा था। एक दिन उसका बाप मामूल के मुताबिक काम की तलाश में घर से गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उस वक्त उसकी उम्र 12 साल थी। दोनों माँ बेटा रात देर तक उसका इंतजार करते रहे, मगर उसने लौट कर नहीं आना था सो न आया। जैसे तैसे रात गुजरी। सुबह दोनों माँ बेटा एक एक गली एक एक मोहल्ले में उसकी तलाश के लिए निकल पड़े, मगर ना किसी ने उसे देखा था, ना ही किसी को उसकी खबर थी। सभी उससे लाइल थे। उसकी तलाश में अगला पूरा दिन फिरा करते। पूरा हफ्ता गुजर गया, मगर उसके बाप का कुछ पता नहीं चला। उन लोगों ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पर उसको तलाश न किया हो। कोई सड़क, कोई अस्पताल, कोई क्लिनिक, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ उस दिन एक हफ्ते के दौरान माँ बेटे ने उसके बाप को न ढूंढा। मगर उसके बाप को न जाने जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। वो तो क्या, उसकी गर्द भी किसी को नहीं मिली थी। दोनों माँ बेटा ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। अब तो महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चला था और दोनों माँ बेटे ने अब उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि उसके बाप के मिलने के कोई आसार नहीं थे। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करने लगी थी ताकि अपना और उसका पेट भर सके। स्कूल तो उसका बीच में ही छूट गया था, क्योंकि उसकी माँ चाहने के बावजूद भी इतनी रकम का बंदोबस्त नहीं कर पा रही थी कि उसको किसी सरकारी स्कूल में डाल देती। उसने अपनी माँ का हाथ बटाने की कोशिश की थी, मगर वो उसमें नाकाम ठहरा। अब वो इस काबिल नहीं हुआ था कि कोई काम कर सकता। उसकी माँ उसको घर पर छोड़कर दिन भर लोगों के घरों में काम करने चली जाती। पीछे वो सारा दिन घर में बुलाया फिरता। वक्त गुजरता रहा। उसके बाप की गुमशुदगी को 5 साल गुजर गए थे। उसकी माँ शोहर की गुमशुदगी में अंदर ही अंदर खुलती जा रही थी। शोहर की जुदाई उसे दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर रही थी, जिसका नतीजा ये निकला कि वो बीमार होकर बिस्तर से लग गई थी। अब बाजिल पर मजीद आजमाइश आ पड़ी। उसने बहुत सोचा, मगर उसको ऐसा कोई जरिया समझ नहीं आया जिससे वो अपना और अपनी माँ का पेट पाल सकता। ना उसके पास कोई हुनर था और ना ही तालीम, और ना ही वो कोई ज्यादा मुशक्कत वाली मजदूरी कर सकता था, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर कमजोर था। पिछले कई साल से उसको जरूरत के मुताबिक खुराक नहीं मिली थी। नतीजतन वो बाकी बच्चों के मुकाबले में जिस्मानी तौर पर कमजोर होकर रह गया था। इसी वजह से कोई उसे मजदूरी पर भी नहीं रखता। एक दिन बैठे बैठाए उसे जाने क्या सूझी कि उसने कुदाल ली और अपने बाप के बाग की खुदाई करने लगा। उसने सोच लिया था कि वो अपने बाप की तरह एक मर्तबा फिर से इस बाग को हरा भरा कर देगा। उस बाग में फिर से ऐसी ही हरियाली आएगी जैसी उसके बाप के वक्त में थी, क्योंकि बस यही काम था जिसको वो कर सकता था और समझता भी था। हो सकता था कि अल्लाह उसको इसी काम में बरकत दे। चनाचे यही सोचकर उसने अल्लाह का नाम लेकर खुदाई शुरू कर दी ताकि ज़मीन को हमवार और नरम किया जा सके। लेकिन जितना आसान ये काम लग रहा था, उतना आसान हरगिज़ नहीं था। ये एक बेहद मुश्किल अमर था और बाजिल तो ज़रा ज़रा सा काम करने के बाद ही थक जाया करता। उसके जिस्म की सारी हड्डियां दर्द करने लगती। उसे ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने उसके जिस्म से सारी ताकत निचोड़ ली हो। उसके बदन का अंग अंग दुखने लगता। शुरू में जब उसने खुदाई का काम शुरू किया तो ज़रा सी देर में उसकी हालत गैर होने लगती। उसको ऐसे लगता जैसे किसी ने उसके जिस्म का एक एक जोड़ चक्कर लिया हो। उसका जिस्म सुन्न हो जाया करता,
मगर उसने कोशिश नहीं छोड़ी थी। उसने अपने इरादे मजबूत रखे थे और अल्लाह उसके इरादे देखते हुए उसके लिए आसानियां पैदा करता चला गया। काफ़ी दिन की मेहनत और कोशिशों के बावजूद उसने एक तरफ का हिस्सा काबिले काश्त बना लिया था। उस दिन वो बहुत पुरजोश सा जागा था। घर में मौजूद सामान से अपना और माँ का नाश्ता तैयार किया और फिर मसरूर सा भागकर बाग की तरफ चला आया। आज उसने बीज बोना था। फूलों के बीज उसे अब्बा की अलमारी से मिल गए और कुछ पौधे उसने बाहर से लाकर लगाए थे। उन्हीं में से रात की रानी का पौधा भी मिला था। बाजिल को उस पौधे का नाम कुछ अजीब सा लगा, मगर उसने भी उस पौधे को अपने बाग में लगा लिया। दिन गुजरते गए। बाजिल ने उन पौधों की देखभाल के साथ उसके साथ वाली ज़मीन को भी नरम और काबिले काश्त बनाना जारी रखा। उसके लगाए गए फूल तेज़ी से बढ़ रहे थे, मगर रात की रानी की अफसाइश हैरत अंगेज तौर पर बाकी फूलों के मुकाबले में 4 गुना तेज़ रफ्तारी से हो रही थी। शुरू में उसने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, उसको नॉर्मल समझा था, मगर 1 महीने के अंदर अंदर उसकी अफसाइश नाकाबिले यकीन हद तक हो चुकी थी। जहाँ बाकी पौधों पर अभी सिर्फ पत्ते आए थे, वहीं रात की रानी वाले पौधों पर एक साथ 3-3 फूल खिल चुके थे। तीनों के फूलों के रंग और शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। बाजिल ने उस पौधे को इतना बढ़ता हुआ देखा तो उसने मजीद उस जैसे फूल लगा कर रख दिए ताकि उसके पास जल्दी से फूल तैयार हों और वो अपने बाप की तरह फूलों का कामयाब कारोबार कर सके। वो अपने बाग का बहुत ध्यान रखता। एक दिन सुबह के वक्त वो नाश्ते के बाद बाग में आकर हस्बे मामूल फूलों की देखभाल करने में मसरूफ था जब उसे अपने पास 3 नस्वानी कहकों की आवाज़ सुनाई दी। बाजिल एकदम से पीछे मुड़ा था और नासमझी से चारों तरफ देखने लगा। उसने सोचा था कि शायद मोहल्ले से कोई लड़कियां आई है जो उसको यूं कुदाल उठाते देखकर हंस रही हैं, मगर उस वक्त उसके पीछे तो क्या दाएं बाएं भी कोई नहीं था। उसने अपना वहम समझकर सर झटका और फिर से अपने काम में मसरूफ हो। उसे दोबारा से काम में मसरूफ हुए महज 5 मिनट गुजरे थे कि उसे एक मरतबा फिर से अपने पास कहकों की वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। इस मरतबा सुनकर गूंज किधरे बुलंद थी। उसे ऐसे लगा जैसे कोई बिल्कुल उसके पहलू में बैठकर हंस रहा हो या कहके लगा रहा हो। उसने फिर से मुड़कर अपने अतराफ में चारों तरफ देखा, मगर इस मरतबा भी उसे कोई नजर नहीं आया। न जाने फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। वो काफ़ी देर खड़ा पुरसोच नज़रों से इधर उधर देख रहा था। फिर अपनी माँ के पास आ गया था और बैठकर अपनी माँ की टांगें दबाने लगा कि उसकी माँ बोली कि मैंने तुम्हें मना भी किया था टांगें दबाने से, तुम फिर आकर दबाने लग गए। तुम्हें मैंने आराम करने भेजा था, आज सुबह से ही तुम मेरी टांगें दबा रहे हो। और कोई काम नहीं करना क्या? जाकर जरा बाग को ही देख लो। उसकी माँ कहते साथ ही अपनी टांगें पीछे खींचकर आंखें मूंद गई थी, जबकि बाजिल तो हैरान परेशान सा बैठा अपनी माँ की बात पर गौर कर रहा था। उसकी माँ ने उससे कब ये बात कही थी? वो तो नाश्ते के बाद सीधा बाग में ही गया था और अभी वापस आया था। तो उसकी माँ ये सब क्यों कह रही थी कि सुबह से उसकी टांगें दबा रहा था? ये बात उसकी समझ से बाहर थी। वो बाहर था जबकि उसकी माँ का कहना था कि वो घर के अंदर था और उसकी टांगें दबा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? एक शख्स एक ही वक्त में 2 अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकता था? अगर वो बाहर था तो सोचने वाली बात ये थी कि घर के अंदर उसका हमशक्ल कौन था जो उसकी माँ के पास था। वो गहरी सोच में गर्क हो गया जब उसे फिर से कह के सुनाई दिए थे, जिन्हें सुनकर वो एकदम से चौंक उठा और हैरानगी से अपनी माँ को देखता था। उसकी माँ अपनी जगह पर चुपचाप लेटी हुई थी। इसका मतलब था कि कह के सिर्फ उसी को सुनाई दे रहे थे। उसकी माँ ये कह के सुनने से ना पलती। उसने चारों तरफ देखा था, कमरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वो परेशानी से उठकर कमरे से बाहर आ गया। उसकी सोचें मुसलसल अभी कुछ देर पहले होने वाले वाक़े की तरफ लगी हुई थी। बाहर आया तो उसने देखा कि आसमान पर बादल छा रहे थे जिन्होंने सूरज को अपनी लपेट में ले लिया था। मौसम अबरालूद था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाए। उसने एक नज़र आसमान को देखने के बाद अपने फूलों को देखा था। जैसे मौसम के तेवर थे ऐसे लग रहा था मूसलाधार बारिश होने वाली थी। उसने नज़र फेर कर अपने पौधों को देखा जिन पर नन्ही नन्ही कॉम्पलें फूट रही थी और कुछ पर नरमो नाजुक फूल आए हुए थे। इस बारिश में तो उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जानी थी। वो इधर उधर देखने लगा कि वो कैसे अपने फूलों को उस बारिश से बचा सकता था। कुछ देर की तलाश के बाद उसको एक तरपाल नमाज शीट मिली थी। उसने जल्दी से वो शीट पौधों के ऊपर और इर्द गिर्द कर दी थी। इस दौरान उसने इस चीज़ का ख्याल रखा था कि शीट से पौधों पर ज़रा भी दबाव न पड़े और वो चारों अतराफ से अच्छी तरह कवर भी हो जाए। पौधों को कवर करके वो पीछे हटा और अंदर की जानिब जाने लगा।
जब उसके कानों में शुक्रिया के अल्फाज सुनाई देने लगे, वो एकदम चौकन्ना हो गया था। उसने अपने कानों को झाड़ा और खुद से कहने लगा कि आजकल कान बहुत बज रहे हैं, लगता है इनका चेकअप करवाना पड़ेगा। कभी क्या सुनाई देता है तो कभी क्या मैं भी पागल हूँ जो हर मर्तबा सोच में पड़ जाता हूँ, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस घर में मेरे और अम्मा के अलावा और कोई भी नहीं रहता। न जाने मुझे किस किस तरह के वहम होते रहते हैं। वो कहते हुए घर के अंदर आ गया था, मगर उसकी समात में वो शुक्रिया के अल्फाज अभी तक खौंच रहे थे। जाने कौन था जिसने उसका शुक्रिया अदा किया था। कमरे में जाने के बाद वो इधर उधर के कामों में मसरूफ हो गया था। रात तक उसके जहन से सुबह वाला वाक़ा महव हो गया था। पूरा दिन मुसलसल बारिश होती रही थी। वो पूरा दिन घर में ही रहा था, क्योंकि ऐसे ख़राब मौसम में बाहर जाने का कोई सीन नहीं था। रात को अम्मा को खाना वगैरह खिलाकर वो अपने कमरे में आ गया था। जब से उसकी माँ बीमार हुई थी, उसने सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। वो घर के सारे काम अपने हाथों से करता। अपनी माँ को तो वो कदम भी नीचे नहीं लगाने देता। खाना पकाने से लेकर बर्तन और झाड़ू पोछे तक सारे काम वो अपने हाथों से करता। उस वक्त वो कमरे में आने के बाद खिड़की के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसके कमरे में हल्का जर्द बल्ब चल रहा था। घर के अंदर और बाहर बहुत गहरा सुकूत छाया हुआ था। ऐसे में बारिश की बूंदों की गिरती आवाज़ें सुनने वाले को मसूर कर रही थी। उसे एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। अचानक उसके नथनों से एक दिल फरेब खुशबू टकराई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस खुशबू से उसका पूरा कमरा मुअत्तर हो गया था। भीनी भीनी खुशबू उसके दिल और दिमाग को तरोताज़ा कर रही थी। वो किसी और ही जहान में पहुंच गया था। आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे में सफ़ेद धुआं फैलना शुरू हो गया था। उसको उस सफ़ेद धुएं में वही 3 रात की रानी के फूल नजर आ रहे थे। किसी ट्रांस की कैफियत में चलता हुआ उन फूलों के पास गया। जैसे ही उसने उन फूलों को छुआ, एकदम से करंट सा लगा था। फूल किसी रोशन बल्ब की तरह जगमगा उठा था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि एक पल को उसकी आंखें चंदी आ गई थी। उसने अपनी आंखें मैच कर बंद कर ली थी। उसके पास हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे बहुत सारी लड़कियां आपस में मिलकर हंस रही थी। वो पागलों की तरह अपने सर को दोनों हाथों में थामे चारों तरफ देख रहा था। उसको अपने आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। काफी देर वो उसी तरह अजीब सी कैफियत में रहा था। ठंडी हवा का तेज झोंका उसके बदन से टकराया तो वो होश में आया था। वो मंजर और फूल सब गायब हो चुके थे, मगर भीनी भीनी खुशबू ने अभी भी कमरे का अहाता किया हुआ था। बाहर बारिश की गनगरज थम चुकी थी। उसने एक नजर बाहर देखा, जहाँ रात की रानी के फूल हकीकत में चमक रहे थे। उनकी रोशनी ऐसी थी जिसने पूरे बाग को रोशन किया हुआ था। इसी दौरान उसकी खिड़की पर एक साया सा पड़ा था। वो एकदम खौफजदा हो गया था। उसने फौरन से खिड़की बंद की और बिस्तर में आकर दुबक गया था। अगली सुबह मौसम बेहद खुशगवार था। माँ को नाश्ता वगैरह देने के बाद उसने अपना नाश्ता लिया और बाग की तरफ आ गया। बाग में आकर वो बेंच पर बैठा नाश्ता करने लगा। साथ साथ वो इटकिट नजर भी दौड़ा रहा था। रात में हुई बारिश की वजह से जमीन काफी हद तक नरम हो चुकी थी। उसे यकीन था कि आज वो काफी ज्यादा जगह आसानी से खोद लेगा। नाश्ते के दौरान वो मुसलसल आसपास का जायजा लेता रहा था। फिर नाश्ते के बाद उसने घर की सफाई सुथराई से फारिग होकर बाग के पौधों से शीट उठाई थी और उसकी छांटी करने के बाद कोदाल उठाकर नई जगह खोदने लगा। उसका अंदाजा ठीक था। कुछ ही देर में वो काफी ज्यादा जगह खोद चुका था। उसने अपनी जमा पूंजी से कुछ पैसे निकाले और अम्मा को बताकर बाजार चला गया। वहाँ उसने बाजार से नई नई इकसाम के पौधे लाकर बाग में लगाए थे। वो पौधों की बेतहाशा देखभाल करता था। कुछ ही अरसे की मेहनत के बाद उसने अपना बाग वैसा ही बना लिया था जैसे कभी उसके बाप का हुआ करता था। अब बस फूलों को बेचना था। उसने एक दिन सुबह ही सुबह उठकर बाग से फूल तोड़े, फिर उनको गुलदस्तों में सजाकर घर से बाहर निकल गया। आज ही उसके कारोबार का बाज़ाब्ता तौर पर पहला दिन था। वो बहुत पुरजोश था, मगर कुछ ही देर के बाद उसका सारा जोश झाग की तरह बैठ गया। उसको गलियों में फिरते काफी वक्त गुजर गया था, मगर उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया था। 6 घंटे फिरने के बाद आखिर वो थक हार कर बाप की मखसूस जगह पर आकर बैठ गया। उसने फूलों वाली टोकरी बेदिली से एक तरफ फेंक दी। उसे बैठे कुछ ही देर गुजरी थी जब उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी फूलों वाली टोकरी उसके पास से खिसक कर जा रही थी। उसने हैरत से मुड़कर देखा, उसकी फूलों वाली टोकरी उससे धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि
उसकी टोकरी खुद ब खुद उससे कैसे दूर होती जा रही है। वो हैरत से उठता अपनी टोकरी के पीछे पीछे चल रहा था। एक जगह जाकर टोकरी अचानक से गायब हो गई। वो चारों तरफ अपनी टोकरी को ढूंढने लगा। अब वो किधरे एक वीरान जगह पर आ गया था। वो एक दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया था। अगले लम्हे वो हैरान होता वहां से दूर हुआ था। उसके सर पर फूलों की बारिश हो रही थी। तरह तरह के रंग बिरंगे फूल उसके सर पर बरस रहे थे। वो खुद को किसी और ही दुनिया में महसूस कर रहा था। उसको ये मंजर जितना हैरान कर रहा था उतना ही दिल फरेब लग रहा था। फूलों की बारिश उसे खड़े खड़े किसी और ही जहान में पहुंचा चुकी थी। जब एकदम से उसके सर पर कोई सख्त चीज आकर लगी, वो चौंक कर होश में आया। उसने देखा कि किसी चीज से उसका सर और चेहरा दोनों ढके हुए थे। उसने सर से वो चीज हटाई तो ये तो उसकी अपनी टोकरी थी जिसमें वो फूल रख कर लाया था। उसने ऊपर मुड़कर आसमान की जानिब देखा जहां दरख्त के ऊपर उसे 3 छोटी छोटी बच्चियां बैठी नजर आई, जो उसकी हालत देखकर मुंह पर हाथ रख के हंस रही थी। उसको उन बच्चों के हंसने पर बहुत गुस्सा आया। साथ ही उसे हैरत भी हुई कि ये बच्चियां इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच सकती हैं। उसने उन बच्चियों से पूछा कि वो कौन है और इतनी ऊंचाई पर क्या कर रही हैं, वो दरख्त पर कैसे पहुंची। तो उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एकदम से दरख्त से छलांग लगा दी थी और उसके ऊपर आ गिरी थी। वो एकदम से 3 आफतों को अपने ऊपर गिरा देखकर खुद का तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका और धड़ाम की आवाज के साथ नीचे आ गिरा। सख्त जमीन पर गिरते ही उसे ऐसे लगा कि जैसे उसका सारा जिस्म चटक गया था, मगर वो तीनों उस पर भी खिलखिलाकर हंस पड़े जैसे वो पथरीली जमीन पर नहीं किसी नरम गद्दे पर गिरी हो। वो एकदम झिंझलाकर उठा और उन तीनों को पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा था और उनसे पूछा कि वो कौन थी और कहाँ से आई थी, उनके माँ बाप कहाँ हैं, वो इस वीरान जगह पर क्या कर रही थी। उसने सोचा कि वो उनसे उनके घर का पता पूछने के बाद उन बच्चियों को उनके घर पर छोड़कर खुद भी अपने घर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं था। फिर क्यों सारा दिन वो यहाँ बैठकर अपना वक्त जाया करता। उसने एक नज़र नीचे बिखरे पड़े फूलों और उनकी पत्तियों को देखा था जो अपनी नाकदरी पर रो रहे थे। ये सारे फूल उसके अपने बाग के थे जो वो सुबह कारोबार की खातिर लेकर आया था, मगर यहाँ इन 3 शैतानी बच्चियों ने उसका सारा काम बिगाड़ दिया था। अब वो बच्चियों को तो कुछ भी नहीं कह सकता था। अगर इन बच्चियों की जगह किसी और ने उसका इतना नुकसान किया होता तो ना जाने वो अब तक उसके साथ क्या कर चुका होता, मगर बच्चियों को देखकर वो अपना गुस्सा पी गया था। अब वो बच्चियों की तरफ से जवाब का मुंतजिर था, मगर बच्चियां तो हाथों में हाथ डाले उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। इसके साथ ही अजीब सी जुबान में कुछ कहते हुए उसे तंग करना शुरू हो गई थी। काफी देर तक वो बच्चियों की शरारतें बर्दाश्त करता रहा। आखिर तंग आकर वो जोर से चिल्लाया था, जिस पर बच्चियां सहम कर उसे देखने लगी और एक जगह पर रुक गई थी और हरासा नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। उसको एकदम से अपने रवैये की सख्ती का एहसास हुआ। उसने आगे बढ़कर उन बच्चियों से आराम से बात करना चाही, मगर बच्चियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए घने जंगल में गुम हो गई थी। काफी देर तक उन बच्चियों को जंगल में ढूंढता रहा, मगर उससे बच्चियां नहीं मिली थी। उसे बेहद बुरा लग रहा था। उसे उन बच्चियों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मगरिब का वक्त हो रहा था। वो सर पकड़े वहीं पर बैठ गया था। उसकी वजह से बच्चियां इस वीरान घने जंगल में चली गई थी। कहीं कोई जंगली जानवर या दरिंदा उन बच्चियों को नुकसान ही न पहुंचाते। वो परेशान सा बैठा था जब उसको अपने कंधे पर नरम गरम सा शफकत भरा लम्स महसूस हुआ। उसने चौंक कर सर घुटनों से उठाया था। उसके सामने खूबसूरत सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बारिश शख्स खड़ा था जो मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। उस बूढ़े आदमी ने उससे पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है और इस वक्त यहाँ क्यों बैठा है। ये वक्त किसी आदमजात के यहाँ बैठने का तो नहीं है, तुम्हें क्या परेशानी है। तो उसने एकदम से खड़े होकर बूढ़े आदमी को अभी कुछ देर पहले होने वाली बच्चियों की मुलाकात और उनकी गुमशुदगी के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर वो बूढ़ा परेशान होने के बजाय मुस्कुरा दिया था और उसको दिलासा देते हुए कहने लगा कि उनके बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। वो बच्चियां तो इस गुलिस्तान की महक हैं, उन्हीं की वजह से तो ये गुलशन महका रहता है। तुम अपने घर लौट जाओ, वो अपनी जगह पहुंच चुकी हैं। उसने परेशानी से बूढ़े आदमी को देखा। उसको ये बूढ़ा पागल लग रहा था जो उस बियाबान और वीरान जंगल को गुलिस्तान कह रहा था और अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा था जो उसकी समझ में आने से कासिर थे। उसने बूढ़े से कहा कि वो ज़रा आसान अल्फाज में उसकी रहनुमाई कर दे, क्योंकि ये ज़ुमानी बातें उसकी समझ से बाहर थी।
बूढ़े आदमी ने उसे मुस्कुरा कर देखा, फिर उससे कहने लगा कि तुम्हारा बाग बहुत खूबसूरत है, उसमें लगे तमाम फूल बहुत हसीन है। अगर तुम अपने बाग के फूलों से उस बाग को महका कर रखोगे तो ये बाग और इसके मालिक तुमसे हमेशा खुश रहेंगे और जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आज काफ़ी वक्त बाद वो तीनों यहाँ आए थे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे फूलों की महक उन्हें खींच कर लाई थी। उस महक में उनको सुकून मिलता है। इस जगह को कभी वीरान मत होने देना। अगर तुम इसको महका कर रखोगे तो बहुत खुश रहोगे। कल इसी वक्त आ जाना, मैं तुम्हें जगह बता दूंगा। यहाँ दुकान खोल लो, खुश रहो और सबको खुश रखो। कहते साथ ही वो आदमी एक तरफ को चलने लगा था। उसने भी उस आदमी से इजाज़त ली और तेज तेज कदम उठाता अपने घर आ गया था। घर में आकर उसे एक मर्तबा फिर से हैरत ने आन घेरा। उसकी माँ के कमरे से किसी की खिलखिलाहटों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो जल्दी से माँ के कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर का मंजर देखा, उसे हैरत का शदीद झटका लगा। उसकी माँ के कमरे में बेड पर वही 3 जंगल वाली बच्चियां बैठी हुई थी, जो उसकी माँ को कोई बात सुना रही थी और माँ के साथ साथ हंस रही थी। उसकी माँ की जैसे ही उस पर नज़र पड़ी तो उसने उसे अंदर बुला लिया और उससे कहने लगी कि देखो, ये बच्चियां आई हैं, जब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं कि कब तुम आओ और कब ये तुमसे फूल लेकर घरों को जाएं। तुम कहाँ रह गए थे? बाहर अंधेरा छा गया है। अब जल्दी से इन बच्चियों के लिए फूल तोड़ कर लाओ और इनको सही सलामत इनके घर पर छोड़ाओ। माँ के ये कहते ही वो बच्चियां बेड से उतरकर बाग की तरफ बढ़ गई थी। वो भी हैरान परेशान सा उनके पीछे पीछे बाग में जा पहुंचा, जहाँ उन बच्चियों ने उसके बाग की रात की रानी के पौधे के साथ लगे 3 फूल तोड़ लिए थे और उनको देखते ही उसके हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर उसके घर से निकलती चली गई। उसने हैरत से अपने हाथों में मौजूद नोटों की गड्डियों को देखा था और फिर मुड़कर उस पौधे की तरफ जिसके फूल उसके बाग की रौनक हुआ करते थे। वो 3 बच्चियां उससे बिना पूछे, उसकी इजाज़त लिए बगैर उस बाग की रौनक छीन कर ले गई थी। उसे ये बच्चियां अक्ल से पैदल ही लगी थी जब फूलों के बदले उसको इतनी ज़्यादा रकम दे गई थी, मगर शायद वो जानती थी कि उन फूलों की बाजिल के नज़दीक क्या अहमियत थी। उसके बाग में सबसे पहले यही 2 फूल खिले थे। इन्हीं फूलों की वजह से तो उसके चमन में बहार आई थी। ये फूल उसे बेहद अजीज थे और उसके दिल के बहुत करीब थे। उसने कई मर्तबा अपने बाग से फूल तोड़े, मगर वो कभी भी चाहकर ये फूल नहीं तोड़ सका। ये फूल आम फूलों से उसे हमेशा अलग दिखते थे। उन फूलों की जिसामत भी आम फूलों के लिहाज से अलग थी। वो आम फूलों से बड़ी जिसामत रखते थे और उनके रंग भी अलग से थे, जो उनको सारे फूलों से अलग और मुनफरिद बनाता था। उसके लिए ये फूल किसी कीमती सरमाए से कम नहीं थे। वो उन फूलों को हमेशा अपने बाग की रौनक बने देखना चाहता था, मगर आज ही अनजान बच्चियों से ये रौनक छीन कर ले गई थी। उसने नोटों की गड्डियां जेब में डाली और एक उदास सी नज़र उस पौधे पर डाले घर के अंदर चला गया। खाना वगैरह खाने के बाद अपने कमरे में आकर सो गया था। रात का जाने कौन सा पहर था। उसकी आंख किसी की आवाज़ से खुली थी। उसने खुद को एक हरे भरे बाग में पाया, जहाँ रंग बिरंगे अनवा इकसाम के फूल खिले हुए थे। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां आकर बैठी हुई थी, जो कभी एक फूल से उठती दूसरे फूल पर जा बैठती और कभी दूसरे से उठकर तीसरे पर आन बैठती। तितलियों की आंख मचोली जा रही थी। एक तरफ उस खूबसूरत पानी की नहर थी। उस नहर के पास ढेरों छोटी बड़ी लड़कियां बैठी थीं, जो बेहद खूबसूरत थी। उनका हुस्न बेदाग और शफाफ था। उसने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो मबहूत रह गया। उसकी आहट पाकर वो सारी लड़कियां भी उसकी जाने मुड़े। उन लड़कियों को देखकर वो हैरान रह गया। अभी कल की ही तो बात थी, उसने ये बच्चियां देखी थी जो तकरीबन 10-12 साल की थी, और आज ये एकदम से अच्छी खासी बड़ी हो गई थी। उसको देखते ही वो सारी लड़कियां उसके पास आ गई और चारों तरफ से उसको घेर लिया था और फिर सबने मिलकर उसको पास बहती नहर में धक्का दे दिया। एक चीख के साथ उसकी आवाज़ खुली थी। वो एक झटके से उठ बैठा। उसने आंखें खोली तो खुद को अपने बेड पर पाया था। घड़ी की तरफ नजर गई तो रात के 2 बज रहे थे। उसके जहन में फिर से उन शरारती लड़कियों के चेहरे घूम गए। वो दिल ही दिल में उनसे पनाह मांगता हुआ दोबारा से करवट बदल कर सो गया, क्योंकि सुबह उसने उस बूढ़े आदमी से मिलकर अपनी दुकान का सेटअप करना था। उसे उस बूढ़े आदमी की तजवीज़ पसंद आई थी। सारा दिन फूलों की टोकरी सर पर उठाकर फिरने से बेहतर था
کہ وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر دکان ڈال کر بیٹھ جاتا۔ اس بوڑھے آدمی کو کوئی تجربہ تو ہوگا ہی، اسی لیے اس نے اسے یہ مشورہ دیا تھا۔ اگلے دن وہ اسی وقت اسی جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں بوڑھے آدمی نے اسے ملنے کا کہا تھا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بوڑھا آدمی آ گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی سے زمین پر ایک مربع بنایا تھا اور اس سے کہا کہ وہ اس جگہ پر اپنی دکان بنا لے۔ بوڑھا آدمی کافی دیر تک اس کو طرح طرح کی نصیحتیں کرتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے فوراً سے دکان کا کام شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس کے پاس کافی رقم موجود تھی جو اس کو رات میں وہ شرارتی بچیاں دے کر گئے تھے۔ یوں 1 مہینے کے بعد اس کی آج پھولوں کی دکان بن کر تیار ہو گئی تھی۔ وہ بہت مسرور سے اپنے ماضی کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا جب کسی کے بلانے پر چونک کر وہ ہوش میں آیا۔ اس کی دکان کے آگے بے تحاشا رش لگا ہوا تھا۔ لوگ نہ جانے کب سے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، شرارتی بچیاں اس کے دائیں بائیں آ کر کھڑی ہو گئی اور لوگوں کو ان کی مرضی کے پھول اٹھا کر دینے لگی اور ان سے پیسے لے کر گلے میں ڈالنے لگی تھی۔ ان کی سپیڈ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ پلک جھپکتے ہی سارے خریداروں کو فری کر چکی تھی۔ اس کے بعد وہ اس کی جانب مڑی۔ جیسے ہی اس نے ان کی طرف دیکھا، اگلے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے ایک دم سے وہاں سے بھاگنا چاہا مگر وہ ناکام رہا۔ شرارتی بچیوں کی آنکھوں سے پھوٹتے چمکدار شرارے اس کو خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ جتنا ان سے دور جا رہا تھا وہ اتنی ہی اس کے قریب آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ناخن لمبے اور نوکیلے ہو گئے تھے۔ آنکھیں اور قد خطرناک حد تک بڑے ہو گئے تھے۔ وہ نوکیلے چڑیلوں والے دانت نکالے اب اس کو کھانے کے در پہ تھی۔ وہ نہ جانے کہاں پھنس گیا تھا۔ اس نے اپنی موت کو یقینی سمجھ لیا تھا اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں کلمہ پڑھنے لگا۔ ان میں سے ایک نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کی گردن کی طرف بڑھایا ہی تھا جب ایک گرجدار آواز سنائی دی، جسے سن کر وہ بچیاں ایک دم سے نارمل ہوتی سر جھکا کر ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ اس نے متلاشی نظروں سے بولنے والے کو ڈھونڈنا چاہا۔ اچانک اس کے سامنے سے ایک تخت اڑتا ہوا آیا جس پر ایک ادھیڑ عمر آدمی سر پر تاج سجائے بیٹھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سلطنت کا بادشاہ ہو۔ جیسے ہی وہ تخت اس کے پاس آ کر رکا تو تخت پر بیٹھی شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ڈر اور خوف کے بجائے حیرت اور بے یقینی نے جگہ لے لی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں کو مل کر خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہی حال تخت پر بیٹھے شہنشاہ جنات کا بھی تھا، کیونکہ شہنشاہ جنات کوئی اور نہیں بلکہ اسی کا باپ تھا جو ایک دن اچانک کہیں کھو گیا تھا، لیکن اب خون نے اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے مل کر رو پڑے تھے۔ ان شرارتی بچیوں کے سوالوں سے تنگ آ کر شہنشاہ جنات نے بتایا کہ بازل ان تینوں شرارتی بچیوں کا بھائی ہے۔ وہ شرارتی بچیاں شہنشاہ جنات کی بیٹیاں تھیں۔ شہنشاہ جنات نے بازل کو بتایا کہ اس کی کافی عرصے سے جنات سے دوستی تھی۔ شہنشاہ جنات بازل کے باپ کا جگری یار تھا۔ بازل کے باپ سے پھول خریدنے والے سارے ہی جنات ہوتے تھے، مگر جب بازل کی ماں کے جسم پر کسی جن نے قبضہ کیا تو تب اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے بازل کے باپ نے شہنشاہ جنات کے بجائے عامل سے مدد لی تھی۔ یہ چیز جنات کو بے حد بری لگی تھی۔ انہوں نے بازل کے باپ کو بہت تکلیفیں دی۔ جب شہنشاہ جنات نے بازل کے باپ کا ساتھ دینا چاہا تو کچھ شیطانی جنات نے شہنشاہ جنات کے خاتمے کا سوچا۔ یہ وہی دن تھا جس دن بازل کا باپ گھر سے غائب ہوا تھا۔ دراصل اس دن جب وہ کام کی تلاش میں گھر سے باہر آیا تو اسے شہنشاہ جنات اور اس کی اہلیہ انتہائی ابتر حالت میں ملے تھے۔ تب بازل کے باپ نے خود کی جان پر کھیل کر شہنشاہ جنات اور اس کی بچیوں کی جان بچائی تھی، جس کے بدلے میں شہنشاہ جنات نے اپنی تمام تر دولت اور سلطنت اور تمام جادوئی چیزیں اور اپنی بیٹیاں بازل کے باپ کے سپرد کر دی تھی۔ ملکہ جنات مر گئی تھی جبکہ شاہ جنات کئی عرصے سے بے ہوش تھے۔ تب سے بازل کا باپ ہی جنات کا شہنشاہ تھا۔ جیسے ہی اس نے جنات کی دنیا میں قدم رکھا تو وہ اپنی پچھلی زندگی بھول گیا تھا۔ وہ خود کو ایک جن ہی سمجھتا آ رہا تھا، مگر آج بازل کو دیکھ کر اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ دوسری طرف شہنشاہ جنات بھی صحت یاب ہو گیا تھا۔ بازل کے باپ نے اس کو اس کی سلطنت اور تاج واپس کیا اور اسے کہا کہ وہ واپس اپنی دنیا میں آنا چاہتا ہے۔ شہنشاہ جنات بازل کے باپ کا بہت شکر گزار تھا
कि उसने बहुत कहा था कि वो अपने बेटे और बीवी को लेकर उसके साथ उसके महल चले, मगर बाजिल के बाप ने सहूलत से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी शहंशाह जिन्नात ने बाजिल और उसके बाप को बेशबहा कीमती इनामात और तहाइफ से नवाजा था। शहंशाह जिन्नात की शरारती बेटियां अब भी बाजिल से मिलने आती रहती हैं। उन्हें अपना ये डरपोक सा भाई बहुत पसंद था। वो बाजिल के बाप को ही अपना बाप समझते थे, इसीलिए ज़्यादातर वक्त बाजिल के घर में ही गुजारती थी। उनको बाजिल को तंग करना बहुत अच्छा लगता था, जबकि बाजिल भी उनके नखरे उठाता नहीं थकता था। उन्हीं की वजह से तो वो अपने बाप से मिल पाया था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।